में आपका स्वागत है। बिहार में 4 साल बाद बीजेपी की सरकार में वापसी हुई। नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराना गठबंधन तोड़कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद नया बवाल शुरू हो गया। लालू ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं जेडीयू में नीतीश के फैसले के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शरद यादव नीतीश के फैसले से नाखुश हैं। शरद यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, लालू से भी फोन पर बात की है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। अली अनवर ने साफ कह दिया है कि उनका जमीर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं। वहीं आरजेडी में भी फूट पड़ गई है। आरजेडी विधायक महेश्वर यादव ने कहा है कि लालू ने पुत्र मोह में सत्ता गंवा दी, लेकिन नीतीश के फैसले से मोदी की 2019 की राह थोड़ी आसान हो गई है। सियासत के इस बदले समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना में लालू के घर पर संवाददाता शिवपूजन झा होंगे, नीतीश के आवास पर आशीष सिन्हा होंगे, जबकि दिल्ली में शरद यादव के घर पर पुलकित नागर है और विजय चौक से संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलकित से। और अभी खबर आ रही है कि बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद लालू यादव नए मुश्किल में घिर गए हैं। ईडी ने रेलवे होटल आवंटन मामले में लालू यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तो इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी ज्यादा देंगे, पूरी एक डिटेल बताएंगे कि ये कौन सा मामला है, कब हुआ था और ईडी ने इस केस में क्यों मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लालू यादव पर दर्ज किया है। वरुण जैन हमारे साथ फोन लाइन पर है। वरुण, ये मामला क्या है? देखिए, ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, साल 2004 और 2009 के बीच की बात है, जिस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान 2006 में रेलवे के हेरिटेज होटल है बीएनआर होटल, जो कि रांची और पुरी के हैं। इन होटल को लीज पर किया गया था। इसमें आरोप था कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नियमों का पालन न करते हुए एक खास कंपनी को इनको लीज पर दिया, जिसके बदले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम पटना में ही एक बहुत बड़ी 3 एकड़ की एक लैंड थी जो इनके नाम पर रजिस्टर की गई। तो ये घपले का आरोप इनके ऊपर लगा था, जिसमें सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी के करीब 12 ठिकानों पर दिल्ली में और पटना में रेड की थी और उसके बाद अब जो ईडी है उसने इसमें मामला दर्ज कर दिया है। चलिए वरुण, लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं लालू यादव और उनके परिवार पर, उनकी बेटी मीसा, एक और बेटी, साथ ही साथ बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी और उनके दामाद शैलेश, सभी पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कुछ ईडी ने किए हैं, कुछ आईटी ने किए हैं और कुछ सीबीआई ने किए हैं। तेजस्वी तो बहाना है, भस्मासुर है नीतीश, अवसरवादी नेता है नीतीश पर हत्या का केस है। ये तमाम आरोप लगाए आज लालू प्रसाद यादव ने। तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में जाना था। राम राम सत्य। नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब, अब तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है ये टर्म का, माने हमको मिल जाए, हमको जाओ। भोले शंकर बाबा की तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। बिहार की जनता से हम लोगों ने मैंडेट मांगा कि बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया, स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरा छोटा भाई, एक नागरिक सीताराम सिंह के हत्या का मुजरिम है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि वक्त आने पर सबको जवाब दूंगा। हमने जो भी निर्णय लिया है, कल भी कहा था, बिहार के हित में होगा, बिहार के लोगों के हित में होगा, वही निर्णय लेंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के हित में,
न्याय के साथ विकास के लिए, तरक्की के लिए हमने सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया है और बिहार वासियों आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति जनहित के प्रति है और अब तक बिहार के लोगों ने जो अब तक किया अपनी जनता की सेवा करने की कोशिश की, आगे भी राह पर चलकर लोगों की हम सेवा और खिदमत करते रहेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, न्याय के साथ तरक्की के रास्ते। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वक्त आने पर वो तमाम बातों का जवाब देंगे। सवाल अब ये उठता है कि आरजेडी के अंदर क्या होगा, क्योंकि कल बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा था कि आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं और आरजेडी में बड़ी फूट होने वाली है। अभी लालू यादव को इस बात का आइडिया नहीं है। वहीं जेडीयू के अंदर भी बगावती स्वर सुनाई दे रहे हैं। वो सुनाई दे रहे हैं खुद पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव की तरफ से। बताया जाता है कि वो लालू का संबंध तोड़ने और साथ ही साथ बीजेपी से संबंध जोड़ने के खिलाफ थे। और एक नेता और अली अनवर, जिन्होंने कहा है कि उनका जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएं। शरद यादव के घर जो बागी नेता हैं उनकी मीटिंग होना है। अब कितने बागी हैं कोई नहीं जानता, कितनी मीटिंग में आएंगे ये कोई नहीं जानता। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर के पास जो जुड़े हुए हैं शरद यादव के घर से। हम सीधे चलेंगे संजय शर्मा के पास जो जुड़े हुए हैं विजय चौक से। शिवपूजन झा जुड़े हुए हैं लालू यादव के घर से और आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे पास पटना से। नीतीश कुमार के घर से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अरविंद मोहन जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ इसका विश्लेषण करेंगे। अब वाकई में पुलकित अगर देखा जाए तो शरद यादव की नाराजगी क्या पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए है या फिर शरद यादव वाकई में नाराज है और एक अलग रास्ता ले सकते हैं नीतीश कुमार से? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए हो सकती है। यही वजह है कि ये खबरें तो लगातार सुबह से आ रही हैं कि शरद यादव नाराज है, लेकिन उन्होंने खुद अभी तक आकर ये नाराजगी जताई नहीं है। जब सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे थे और कोशिश थी कि उनकी नाराजगी पर उनसे सवाल पूछ लिया जाए कि क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं, क्या पुरानी जो बातें हैं उन्हें लेकर नाराज है या क्या रुख होगा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो यहां से सीधा पार्लियामेंट चले गए और वहां से फिर ये खबर आई कि 5 बजे जितने भी लोग नाराज हैं, अली अनवर हो, वीरेंद्र कुमार हो, वो आएंगे। अभी तक सिर्फ अली अनवर ने ही इस पर अपना विरोध जताया। जी, अली अनवर ने विरोध जताया। तो वाकई में शरद यादव के घर कोई जुटेगा या नहीं जुटेगा, आपको पता है या आप कंफर्म है कि कितने लोग शरद यादव के घर 5 बजे आने वाले हैं? देखिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये चर्चा लगातार हो रही है कि 5 बजे ये लोग पहुंचेंगे शरद यादव के यहाँ। जी, 5 बजे ये लोग पहुंचेंगे। शिवपूजन, आपको लगता है कि क्या वाकई जेडीयू के अंदर विद्रोह है या ऊपरी तौर पर पॉलिटिकल बार्गेनिंग की कोशिश हो रही है, इसलिए क्योंकि मंत्री पद बंटना है, अब एनडीए में शामिल होना है, तो नीतीश पर दबाव बनाने की बात है उल्टी? मुझसे मेरी राय अगर पूछे दीपक आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरद यादव पहला मौका नहीं है कि जबकि रुष्ट हुए हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां शरद यादव ने अपनी नाराजगी खासतौर से जाहिर की है। गौरतलब है जब जीतन राम मांझी को हटाए जाने की बात थी तब भी ये बहुत जबरदस्त कयास लगाए जा रहे थे कि शायद शरद यादव एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, एक घटक दल जनता उनके साथ जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अभी जो वर्तमान में स्थिति है, नीतीश कुमार वो जो है सत्ता में काबिज हैं, पूरी पार्टी पर उनकी कंट्रोल है। ऐसे में कहना बेहद मुश्किल होगा कि शरद यादव के साथ कितने एमएलए जाएंगे। अली अनवर साहब ने जरूर अपनी जो है नाराजगी व्यक्त की है कि उनका जमीर उनको गवारा ये नहीं कर रहा है कि वो भाजपा के साथ मिले, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन अधिकांश जो एमएलए हैं वो नीतीश कुमार के साथ में है। सरकार चूंकि उनकी बनी है तो सरकार में जाहिर सी बात है कि तमाम एमएलए सरकार के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं बनिस्पत इसके कि वो शरद यादव के खेमे में जाए। शरद यादव ऐसे भी जो है जदयू में उनकी जो है भूमिका धीरे धीरे कम ही होती चली जा रही है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वाकई में शरद यादव की जो रुष्ट हुए हैं या नाराज हुए हैं ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। अरविंद मोहन जी, आपको पॉलिटिकल पोस्चरिंग लग रही है या वाकई की नाराजगी? क्या शाम को वाकई कोई उनके घर पे जुटेगा?
देखिए, पॉलिटिक्स में कमाने और खाने वाला नेता वो बिरादरी काफी सीमित होती जा रही है। और अभी बिहार में भी जो कुछ हुआ है उसकी एक व्याख्या हम ये कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को कमाने वाली आदत धीरे धीरे खत्म होती गई है। पिछले काफी समय से वो बीजेपी के सहारे, फिर आरजेडी के सहारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कमाने वाला कि संगठन बना लें, पार्टी बनाएं, एक विचारधारा पे रहें, ये कमाई उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दी है। शरद जी उनके उस्ताद हैं मुझे लगता है इस मामले में। वो भी कहीं बेस हो, कहीं संगठन बना के काम करते हो, लेकिन पुराने सोशलिस्ट हैं तो स्टैंड एक बार में समझ जो उनको आता है वो आमतौर पे सही होता है, लेकिन उस पे अड़ें या उस पे अपने संगठन को मोबिलाइज करें या फिर अपने साथियों को ले आएं, ये काम लगभग पॉलिटिक्स में खत्म है। तो इसलिए शरद जी अभी जैसे राष्ट्रपति चुनाव पे भी बहुत नाराज हुए थे क्योंकि पार्टी ने ही पहल की थी कि अपोजिशन का कैंडिडेट आए, तो अब वो क्या करेंगे सारी नाराजगी के बावजूद। अली अनवर और वीरेंद्र कुमार ये दो लोग ऐसे हैं जो बोल चुके हैं, और अली अनवर की अपनी पॉलिटिक्स और वीरेंद्र कुमार की अपनी पॉलिटिक्स सूट नहीं करती कि वो कहीं बीजेपी से अपने को क्लोज दिखाएं। उसमें शरद जी अब क्या करेंगे, और उम्र के जिस स्टेज पे हैं, संगठन या अपनी ताकत जितनी उनकी होगी उसका उनको भी अंदाजा होगा। तो ये अभी गेसी करने की चीज है कि वो क्या करेंगे। नहीं भाई, दो मंत्री बनने वाले हैं, अब सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट और एक राज्य मंत्री, तो नीतीश किसको बिठाएंगे ये भी सवाल है ना। और शरद यादव भी मेरे ख्याल से उसके कंटेंडर होंगे। निश्चित रूप से अगर पार्टी में हैं तो वो एक बड़े मंत्री वाला कंटेंडर तो वही होंगे, बल्कि उनको ना नीतीश बनाए तो वो एक एम्बेरसमेंट होगा कि वो पार्टी में रह गया तब भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसलिए अभी जब तक वो न बोले तब तक कोई गेस लगाना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पहले बाकी जेडीयू के पास चले, हम आशीष के पास चले या शिवपूजन के पास चले पटना की जानकारी लेने के लिए। हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी ने अली अनवर से बात की है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद अली अनवर जी हैं। अली अनवर जी, नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, तो ये माना जाए कि एक नई पारी की शुरुआत है आप लोगों के लिए भी? देखिए, जो कुछ भी हमको कहना था हम कह चुके हैं। उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, मैंने भी अपने जमीर की आवाज सुनी है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होने वाली थी 23 को यहाँ, वो अगर वो हुई होती पहले तो मैं बैठक में कहता, फिर कोई बैठक होती तो अपनी बात वहीं पूरी तरह से रखूंगा। आप सहमत हैं जो डिसीजन हुआ है नीतीश कुमार ने लिया है बहुत जल्दी? हाँ, मैं तो कह चुका हूं कि ये एक नेशनल एक्सीडेंट है और नीतीश जी से पूरे मुल्क को एक उम्मीद थी, वो एक विकल्प के रूप में उभर रहे थे। और जिस बात को लेकर के हम लोग बीजेपी से हटे वो सभी बातें अभी अपनी जगह पर कायम है, न सिर्फ कायम है बल्कि उससे भी ज्यादा उग्र रूप से कायम है। एक आखिरी सवाल है, शरद यादव जी भी घर पे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपकी भी नाराजगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि बहुत सेल्फ सेंट्रिक और अपने पर्सनल फायदे के लिए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, सहमत है इस बात से आप? नहीं, मुझको किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैंने अपने जमीर की आवाज सुनी है और अपने को कह दिया है। अगर कोई पार्टी का फोरम मिला होता तो मैं वहां रख चुका होता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पुष्पेन के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जेडीयू का विद्रोह होता है, आरजेडी के अंदर क्या होने वाला है, बीजेपी के अंदर क्या होने वाला है, नीतीश कुमार की तरफ से कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इस पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी जानने के लिए संजय शर्मा के पास चलेंगे। लेकिन फिलहाल एक